अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। नहीं, रेगुलर क्लास में सुनानी शुरू कर दी आज। रेगुलर क्लास में आओ तो पता लगेगा ना। अच्छा जी, एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था स्प्रिंग 2021 का, और यहाँ बैठी हुई कौम ने नहीं किया, लेकिन इसमें मसला कोई भी नहीं है। मसला इसमें कोई भी नहीं है। किसी को होगा तो वो मैसेज करके पूछ लेना। आप लोग अगर सामने बैठे हुए कर लेंगे तो आप कल पूछ लेना मुझसे, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। बैलेंस शीट का एक सवाल और, स्प्रिंग 20 कर दें, स्प्रिंग 20 है। एक और चलो फिर एक ही रह गया ऑटम 22 का, वो भी कर ले जिसने करना है। स्प्रिंग 20 अगर कर सकें तो ट्राई कर लें, मैं कल डिस्कस कर लूँ ताकि। स्प्रिंग 20 अटेम्प्ट का सवाल है, स्प्रिंग 20। चलें जी, बैलेंस शीट। अच्छा, मैं बैलेंस शीट का आखिरी भी बता देता हूँ, किसी चीते को अगर टाइम मिल गया और वो करना चाहे तो। ऑटम 22, ऑटम 22, इस ऑटम 22 के अंदर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है आई कैप से, और उसकी भी रीज़न बता दूंगा जब अगर कोई करेगा तो। बाकी सब आई कैप वाली वैल्यूज ही हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मेट्स वो किए हुए हैं जो मैंने वर्किंग सिखाई है, वरना बाकी मैंने आपको एक्सेल की फाइल शेयर की थी, सारी की सारी मैंने ना सिर्फ फॉर्मेट्स वो रखे हैं जो बताए हैं आपको, अदरवाइज आंसर वही आई कैप वाले ही हैं। सिर्फ ऑटम 22 है जिसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है मुझे। सी फैप पे ना ये एडजस्टमेंट 2 दफ़ा टेस्ट हुई थी, एक दफ़ा एक तरह, एक दफ़ा दूसरी तरह, तो बस वही इख्तलाफ है। करेंगे ऑटम 22 तो फिर अगर तो को और मुझे याद आया कि एक सवाल पुराना था, वो डिस्कस ही होने से रह गया था। स्प्रिंग 16, ओ इनकम स्टेटमेंट, हाँ वो चलता गया और मैंने वो एक्सेप्शन बताना था वो भी रह गया। पता नहीं क्या मिड टर्म की छुट्टियां आ गई थी या है। हाँ, स्प्रिंग 16 का सवाल और फिर वो एक्सेप्शनल बताना था मैंने, वो मिड टर्म की छुट्टियों में रह गई बात है। अच्छा जी, चलें खैर, देखते हैं, कल कोशिश करता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बताने लगा हूँ एसोसिएट की। बैलेंस शीट के आज तक ये 4 ही सवाल आए हुए हैं, 5, एक 2 मैंने बोर्ड पे खुद करा दिए, ऑटम 21 और स्प्रिंग 23। एक कल होमवर्क दिया था 2021, 3 हो गए। एक ही आया है स्प्रिंग 20 में और एक आया है ऑटम 22 में। ये 5 बैलेंस शीट के सवाल आए हैं, 2 क्लास में हो गए, एक होमवर्क हो गया, बाकी 2 रह गए, स्प्रिंग 20 और ऑटम 22। अगर ये कर सके तो कल डिस्कस हो जाएंगे, ना कर सके तो मैसेज पे पूछ लेना, रेगुलर क्लास में पूछ लेना। इनकम स्टेटमेंट करते हैं। बहरहाल ये जो एसोसिएट है ये है एक आसान एडजस्टमेंट ही, बाकी ये पी और एस का ही सवाल है। इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं। हाँ जी, क्या क्या मुझे नहीं समझ आई। ऑटम 22, हाँ
नहीं, वो दो चार लोग होमवर्क कर लेंगे तो मैं कल बता दूंगा ना। एसोसिएट ग्रुप एसओसीआई, एसओएफपी बता दिया, एसओसीआई बताता हूं। और जैसे एसओएफपी एक मिसाल बताई थी, इसके लिए भी एक ही मिसाल काफी है। पीबीटी देखें। फैट ये है जी एसओसीआई। We acquired 80% shares in S and 40% shares in A some years ago.
रेहान इधर ही रहना, पहले लोग सवाल नोट कर लें। अच्छा, जो ये सॉल्यूशन नोट करने लग गए ना, मैंने एक लाइन छोड़ी है इधर। और इधर भी एक लाइन छोड़ी है। यहां तक किसी को कोई एतराज है तो शर्म करे। जी, एक मैंने टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम से ऊपर एक लाइन छोड़ी है और एक पीबीटी से ऊपर छोड़ी है। जल्दी जल्दी, यहां तक। अच्छा, P प्लस एस तो
तो बेसिक सही है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली। 100 प्लस 90 प्लस 80 है, एसोसिएट को कंसोलिडेट करना है, तो बस ये ब्रैकेट बंद। वन 190 115 75 18 9 अभी तो एक लाइन छोड़ी हुई है ना, 21 कंसोलिडेशन P प्लस एस है बस। बैलेंस शीट में एसोसिएट का क्या कर रहे हैं? है एनसीआई। ए की रिटेन अर्निंग्स पे 25% लगा के, या चलो 40% लगा के अपनी रिटेन अर्निंग में मिला रहे, और अदर रिजर्व्स पे 40% लगा के हमारे अदर रिजर्व में मिला रहे हैं। यानी रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स पे बस, एसेट्स लायबिलिटीज कंसोलिडेट नहीं कर रहे। रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व्स। इनकम स्टेटमेंट के सवाल में क्या करें? बैलेंस शीट में सिर्फ रिटेन अर्निंग्स पे परसेंटेज ले रहे हैं और अदर रिजर्व्स पे ले रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? प्रॉफिट पे और ओसीआई पे बस। ग्रुप एसओसीआई में दो लाइनें आएंगी, एक आएगी पीबीटी से ऊपर, इसको कहेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। इसकी एक वर्किंग बनानी पड़ा करेगी। अच्छा, मैंने वर्किंग 2 कह दिया क्योंकि नॉर्मली हम वर्किंग 1 इसको दे रहे होते हैं ना, तो इसलिए मैंने वर्किंग 2 कह दिया। एक ये करना पड़ेगा, इसकी वर्किंग बनेगी, और एक यहां पर आएगा शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। बस ये दो लाइनें। एसोसिएट की ग्रुप एसोसीआई में जगह दो लाइनें, वहां पर हम लोग रिटेन अर्निंग पे परसेंटेज लगा रहे थे, यहां पर प्रॉफिट पे लगाएंगे। वहां अदर रिजर्व पे लगा रहे थे, यहां ओसीआई पे लगाएंगे। ओसीआई वाला तो ब्रैकेट में ही हो जाएगा। एसोसिएट का ओसीआई कितना? 1500 का 40%। और ये इस सवाल में तो मैं ब्रैकेट में कर सकता था, लेकिन आपको मैं ये एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। ए का पैट कितना? वर्किंग इसलिए बनाई क्योंकि इसमें आगे चीजें आ जाएंगी। अभी है कुछ नहीं, इसलिए सिर्फ पैट का परसेंटेज। तो ग्रुप एसओसीआई में कंसोलिडेशन पी प्लस एस है, एसोसिएट की बस दो लाइनें हैं, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीबीटी से ऊपर, और एक शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट ओसीआई की हेडिंग में। और अब ये होगी ग्रुप पूरी। डबल 5 3 4 2 0 0 3 5 3 4 2 0 0 3 5 8 0 0 30 32। ये ग्रुप एसोसिएट है, तो उम्मीद तो एसोसिएट की है, लेकिन
आपको ये भी सादी नजर आ रही है ना, एडजस्टमेंट्स भी तो होती है ना। ठीक है, नोटेड। चले एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। चलो कर लो यार। चले वो नोट्स पे आए, एसोसिएट के नोट्स, पेज 4, पेज 4। पॉइंट 2 पढ़ लें। पॉइंट 2 पॉइंट 2 ओके। क्या इंटर कंपनी लिमिनेट ही नहीं करना? जब कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो लिमिनेट क्यों करें? ठीक है, बैलेंस शीट वाली रिटेन अर्निंग की वर्किंग बताएं जरा, क्या क्या कर रहे थे? ऐड ए की रिटेन अर्निंग्स, इसमें से लेस फ्री, और मैक्सिमम अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। नहीं अभी नहीं, इस पे 25% लगा के यहां, अब यहां पर किया था जो किया था, क्या क्या? इम्पेयरमेंट यहां से लेस, और इन्वेस्टमेंट में से लेस, और नेगेटिव गुडविल है तो यहां ऐड, और मतलब जो भी यहां प्लस माइनस कर रहे हैं वो साथ इन्वेस्टमेंट में भी कर रहे हैं। और क्या था? यूआरपी, गुड्स का, गुड्स पीपी सब, और है वो कर लिया। इतना जो सोच रहे हैं एक पेज पलट के देख लें। पेज 7 पे यही था, ठीक है यही था। अब इनकम स्टेटमेंट समझते हैं। ये बैलेंस शीट थी, इसलिए आज तक की रिटेन अर्निंग्स, आज तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन पे परसेंटेज। इनकम स्टेटमेंट में क्या करूं? आज तक की रिटेन अर्निंग पैट फॉर द ईयर, आज तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन माइनस कौन सी एक्स्ट्रा डिडक्शन? फेयर वैल्यू। इधर क्या करूं? फॉर द ईयर। तो अगर कोई फॉर द ईयर होती तो इसमें से वो एक्स्ट्रा फॉर द ईयर माइनस करता, फिर उस पर 40 लगाता। आज तक की फॉर द ईयर, परसेंटेज लगा के यहां आ गए, परसेंटेज लगा के यहां आ गए। अब आगे इम्पेयरमेंट आज तक की फॉर द ईयर, नेगेटिव गुडविल ऐड, यहां
अगर पहले साल का सवाल है तो ऐड। एडजस्टमेंट 1 बता दी पेज 4 पे, पेज 4 पे एडजस्टमेंट 1 बता दी और पेज 5 पे एडजस्टमेंट नंबर 6 बता दी। और एडजस्टमेंट नंबर 4 भी बता दी। एडजस्टमेंट 1, 4 और 6 बता दी। एडजस्टमेंट 1 इम्पेयरमेंट, 4 एक्स्ट्रा डेप्शन और 6 नेगेटिव गुडविल बता दी। इन्वेस्टमेंट एक साल बाद करना है आपने बताया, क्या पीछे साइंस है वो उधर नंबर 2 में था। ये इनकम स्टेटमेंट है ना, फॉर द ईयर होती है। जो ये आपने कहा नेगेटिव गुडविल जो है अगर पहले साल का सवाल है तो यहां ऐड करना है, क्योंकि गुडविल तो पहले साल ही अराइज हुई है ना। अगर पहले साल का सवाल है तो वो हमारे लिए एक इनकम है, हर साल थोड़ी बार बार इनकम कहते रहेंगे इसको। 1, 2, 4, 6, 2 तो सबसे पहले हुई थी। माइनस करके 40 लगा रहे हैं ना, तो पैट में से माइनस करके। अच्छा, साथ ही साथ आप ऐसा करें कि इन्हीं नोट्स में आखिरी पेज भी खोलें, पेज 9, पेज 9 ये दिखाया हुआ है मैंने। ये इसका जो भी आंसर बनना है ना, ये वो फिगर है जो यहां बस स्ट्रेट लिख देनी है। नोट्स में पेज 9 पे यही दिखाया हुआ है मैंने। ए का पैट, अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, एक्स्ट्रा डेप्शन फॉर द ईयर माइनस, फिर परसेंटेज लगाएं। यही काम यहां भी किया था, और परसेंटेज लगाने के बाद फिर ये चीजें प्लस माइनस है। इंपेयरमेंट है माइनस, नेगेटिव गुडविल पहले साल का सवाल है ऐड। और अगर अभी खरीदे हुए 6 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, क्या फर्क पड़ेगा? ये 4/12 हो जाएगा। ये मैंने आपको नंबर 8 भी बता दिया। बता दी। यस सर। 1, 2, 4, 6, 8। वो यही वाला। ए के प्रॉफिट पे 40% लगाया और जो आंसर आया वो हमने यहां लिख लिया। ए के प्रॉफिट पे हमारा 40% हिस्सा यहां लिख लिया। अब ए ने जो डिविडेंड बांटा होगा वो भी तो प्रॉफिट्स यानी रिटेन अर्निंग में से ही बांटते हैं, और ए ने जो हमें डिविडेंड बांटा होगा वो हमने अदर इनकम में शामिल किया हुआ है। ए से हमें डिविडेंड मिला, अगर ए ने 1000 रुपए डिविडेंड बांटा तो 400 हमें मिला ना, तो वो 400 हमारी अदर इनकम में आ रहा है। तो हम ए के पूरे प्रॉफिट पे 40% लगा के भी यहां लिख रहे हैं, और जो उससे आया हुआ डिविडेंड है वो हमारी अदर इनकम में भी आ रहा है। देखें, प्रॉफिट्स का ही हिस्सा गरीबों में बढ़ता है तो डिविडेंड होता है ना। तो हमने जब प्रॉफिट के ही ऊपर पूरा 40% लगा के यहां ऐड कर लिया, तो जो ए ने डिविडेंड बांटा है वो भी हम इनकम दिखा रहे हैं, तो डिविडेंड उड़ा देते हैं। फिर नंबर 7 बता दी।
एसोसिएट ने जो डिविडेंड बांटा, पेरेंट ने उसको अपनी अदर इनकम बनाया होगा, निकाल दें। नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं जमीर मुतमईन तो ठीक। क्या रह गया? नंबर 5 3 और 5 दोनों यूआरपी रह गए। चलो ये समझाता हूं। बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे? अगर यूआरपी था पी से ए, बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे? रिटेन अर्निंग में से माइनस कर रहे थे पी से ए, और इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर रहे थे। और अगर ए टू पी था तो यहां से तो कर ही रहे थे, इन्वेंट्री या पीपीई में से माइनस कर रहे थे। अगर ए सेलर था तो यहां से लेस और रेलेवेंट एसेट से लेस, और अगर पी सेलर था तो यहां से लेस और इन्वेस्टमेंट इन ए से लेस। अगर पी सेलर था तो यहां से यूआरपी क्यों लेस? क्योंकि पी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है। और अगर ए सेलर था तो भी यहां से क्यों लेस? क्योंकि ए ने प्रॉफिट कमाया हुआ है। देखें, पी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो इधर ऊपर कहीं लिखा हुआ है। ए पी सेलर है तो यहीं से लेस करना बनता है, और अगर ए सेलर है तो हमने ए के प्रॉफिट्स का हिस्सा ही तो यहां लिखा है, तो यहां से माइनस भी करेंगे। इसलिए चाहे पी सेलर हो चाहे ए सेलर हो, निकालना रिटेन अर्निंग से ही है, क्योंकि सेलर के प्रॉफिट से निकालना है। और अगर ए सेलर था तो पी की इन्वेंट्री में प्रॉफिट लोडेड था, इसलिए माइनस किया था। पी के पीपी में लोडेड था, इसलिए माइनस किया था। लेकिन अगर पी सेलर था तो ए के एसेट्स तो यहां प्रेजेंट नहीं हो रहे, इसलिए यहां से माइनस किया था। ये मैंने बैलेंस शीट भी रिवाइज कर दी दोबारा। यूआरपी चाहे गुड्स का हो चाहे पीपीई का हो, अगर पी सेलर था तो भी रिटेन अर्निंग से माइनस, क्योंकि सेलर की रिटेन अर्निंग से माइनस करना, ये आउटर कॉलम में पी ही तो है। और अगर ए सेलर था तो भी यहीं से माइनस, क्योंकि यही तो है ए की रिटेन अर्निंग, यहां से माइनस। तो रिटेन अर्निंग में से तो माइनस करना ही है। अगर ए सेलर था, इतना तो मैंने बताया नहीं जितना सारे ला रहे हैं। अगर ए सेलर था तो पी के एसेट्स में वो एसेट आ रहा था, इसलिए वहां से प्रॉफिट माइनस। और अगर पी सेलर था तो ए के एसेट्स नहीं हो रहे कंसोलिडेट, इसलिए इन्वेस्टमेंट से माइनस। अब इन्हीं को इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। अगर ए सेलर है, पूछूं बैलेंस शीट में अगर ए सेलर है तो क्या कर रहे हैं? ठीक है। और अगर पी सेलर है? बिल्कुल सही है। इनकम स्टेटमेंट अगर ए सेलर हो तो वहां हम लोग रिटेन अर्निंग से माइनस करते थे, ये इनकम स्टेटमेंट है। यहां हम इधर से माइनस करेंगे अगर ए है तो, क्योंकि ए सेलर है तो ए के प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे ना। और अगर पी सेलर है अगर पीपीई बेचा था तो अदर इनकम से माइनस कर देते हैं। और अगर गुड्स का यूआरपी है
तो सेल्स में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्म्स ये हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते हैं। मकसद तो प्रॉफिट कम करना है। दोबारा सुने, अगर ए सेलर है तो ए के प्रॉफिट से ही करना है ना माइनस, तो यहां से लेस। लेकिन अगर पी सेलर है और पीपीई बेचा था तो अदर इनकम से लेस, और अगर गुड्स बेची थी तो सेल्स में से माइनस या फिर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड प्रैक्टिस है, खत्म हो गई। एडजस्टमेंट 3 और 5 बता दी। 3 और 5 पढ़ लें और पेज नंबर 9 का फॉर्मेट भी देख लें। हैं? अब सवाल करते हैं। हैं? अच्छा यार, लेकिन आएगी कैसे? यार मेरे पास चेंज नहीं है, फिर 50,000 का नोट है, फिर क्या करें? ठीक है यार, ठीक है, चले पास पेपर का सवाल करते हैं। नहीं, वो पहुंचेगी कैसे चाहे, तो फिर सवाल कौन करेगा? वापस भी आना है, पैसे वापस भी करने हैं। गिन लो कितने लोग हैं। एडजस्टमेंट 2 और पता नहीं कौन सी, 3 और 5 डन, डन ना। एसोसिएट का एसोसियाई हो गया। अरे सीरियसली हो गया है। एक सवाल मैं करता हूं अभी, अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल पूरा करके एक और कल कराऊंगा, या अगर इसी में तसल्ली होगी तो कल नहीं करते। हाँ भाई, ये अच्छी बात है। चले 5 पेपर का एक सवाल करते हैं। और अरे सॉरी यार, वापस आना है। कहाँ से लाओगे? कहाँ से? अब जूस कहाँ से आ गया? स्प्रिंग 22 पढ़ लें। स्प्रिंग 22। स्प्रिंग 22 पढ़ लें। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 होगा कहीं, देखें। स्प्रिंग 2022 158। हैप्पीनेस लिमिटेड, सेटिस्फाइड लिमिटेड, फ्यूरियस लिमिटेड। ये देखता हूं कितना हो सका, पूरा हो गया तो ठीक है। कल एक सवाल और कराऊंगा और उसी सवाल में ना आपको वो सिखाऊंगा कंटिंजेंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में नहीं बताई थी मैंने, तो वो उसी सवाल से सिखाऊंगा।
कंसोलिडेशन कहाँ? IS-12, हाँ उसका भी 8 दफ़ा आता है। एक अटैम्प्ट में नहीं भी आया था, 2 MCQ आए थे बस तकरीबन। IS-12 और कंसोलिडेशन तो बड़े सवाल हैं, 15, 18, 19। लीज सेक्शन बी में लीजेस जो है वो छोटा भी आ सकता है, बड़ा सवाल भी आ सकता है। लास्ट टाइम बड़ा सवाल था। उससे लास्ट टाइम छोटा था। अभी तक तो छोटे ही आ रहे हैं। हाँ जी, एक दफ़ा पढ़ के सिर्फ इतना याद रख लें कि किस किस पॉइंट में किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रहेगा। बस आइडिया हो जाता है कि क्या क्या टॉपिक है। उसके बाद जब सवाल सॉल्व करना है तो इनकम स्टेटमेंट के सवाल सॉल्व करने के हमने SOCI पूरी ब्रैकेट ओपन। और आज आपको एक और स्टाइल से करा देता हूँ कि ब्रैकेट में अगर रश ना मचाना चाहें तो वर्किंग्स बना लें। ये स्टाइल भी बता देता हूँ, जो जैसे ठीक लगे। स्प्रिंग 22 पेरेंट कौन है? HL कंसोलिडेटेड SOCI फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2023।
21 million। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, गेन और लॉस, रीमेजरमेंट ऑफ। अच्छा ठीक है, ये अदर इनकम, ये वही फेयर वैल्यू गेन लॉस है, तो इसको अलग भी दिखा सकते हैं, अदर इनकम में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो अलग लिख रहे हैं तो हम भी अलग लिख लेते हैं। ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस कॉस्ट, तो पीबीटी से पहले एक लाइन छोड़ दी, टैक्स है तो बस पीबीटी की बजाय इसको बस प्रॉफिट कह देते हैं। ये लाइन ऊपर छोड़ दी एक, और ये लाइन क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। फिर ओसीआई में क्या है, वो तो सिर्फ एसोसिएट का ही है, या और भी है किसी का, तो शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट, और शायद कुछ और एडजस्टमेंट भी हो तो एहतियातन एक लाइन छोड़ लेते हैं, और एक लाइन छोड़ के टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ HL NCI, total comprehensive income attributable to shareholders of HL NCI। अगर आपको ब्रैकेट वाला आसान लगता है तो बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट में रश मचा लेते हैं। एक वैरायटी और बता देता हूं, आज सब की वर्किंग खोल लेते हैं। P sales 41 S डबल टू 5 0, और पता नहीं कितनी एडजस्टमेंट्स हों। वर्किंग 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स P प्लस S 11 पता नहीं कितनी एडजस्टमेंट्स हो, 3 4 लाइनें छोड़ ली। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो जो काम हम P प्लस S ब्रैकेट में करते थे ना, वो मैंने ऐसे लिख लिया। आप ब्रैकेट में लिख लें जैसे आसानी हो, बस एक वैरायटी और दिखा रहा हूं कि ऐसे रश ना मचाना हो तो ऐसे रश मचा दें। P प्लस S 550, अदर इनकम P S 216, P 1 S
अच्छा ये चलो खैर है, कोई बात नहीं, लिख दिया, ओके। और क्या है? फाइनेंस कॉस्ट पी एस 50। बाकी फिर एसोसिएट को अलग से हैंडल कर लेंगे क्योंकि एसोसिएट तो सेपरेट ही है, तो एसोसिएट की वर्किंग बाद में बना लूंगा। एनसीआई एसएल का पैट एसएल का पैट नहीं गिवन, चलें दफा करें। पॉइंट नंबर 1 यहां तक पहुंचे, फिर पॉइंट 1 मशवरा मेरा यही है कि पहले ना पेरेंट सब्सिडी पूरी सॉल्व कर लें क्योंकि एसोसिएट की तो सेपरेट है। नोटेड। पॉइंट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट परसेंटेजेस बताई हैं और डेट्स बताई हैं और उसी दिन की कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स की फिगर बता दी। कैसे पता उसी दिन की है? उस टेबल में डेट के सामने सब कुछ लिखा हुआ है तो उसी दिन की है। सब्सिडरी को खरीदा था कुछ साल पहले और एसोसिएट को खरीदा है इसी साल कुछ महीने पहले, तो चलो एसोसिएट को तो वैसे ही सेपरेट रख रहे हैं, पहले सब्सिडरी का सवाल सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से पता चल रहा है कि इतने % खरीदा था, ठीक है 75। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 जब खरीदा था तब की इन्वेस्टमेंट वगैरह बताई हुई है। ये क्यों बताइए? हम कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं? क्योंकि गुडविल की इंपेयरमेंट हो सकती है। और पॉइंट नंबर 7 इस साल में गुडविल 15% इंपेयर हुई है, तो इसका मतलब गुडविल निकालेंगे तो 15% लगेगा, तो फिर बैलेंस शीट ना सही लेकिन बैलेंस शीट के शशके पूरे हैं, गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी।
पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इमीडिएट पेमेंट की थी 1700, ये हो गई इमीडिएट कैश पेमेंट। उसके अलावा 843 मजीद है, लेकिन वो कब है? 3 साल बाद। ये हो गई डेफर्ड वाली। $843 इंटू पावर 3, 600। और पॉइंट 2 का पहला बुलेट पॉइंट। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, ये पूरा नहीं होना, कल इसको पूरा करके फिर एक और कराता हूं जी। दूसरा बुलेट पॉइंट, 500 मिलियन का वादा किया था, लेकिन ये वादा था कंटिंजेंट। ये कहा था कि 1 मई 2021 को है जी, 1 मई 2021 को मजीद 500 मिलियन देंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो। अब ये कंटिंजेंट हो गया। कंटिंजेंट के लिए क्या करना होता है? फेयर वैल्यू लेनी होती है, और आपको उसने फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट की बताई हुई है। कितनी? 290। और उसके बाद मजीद इसमें कोई इंप्रूवमेंट अगर आई भी तो वो बात की बात है। गुडविल की कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट हो गई ये 3। एनसीआई फेयर वैल्यू पे कि प्रोपोर्शनेट पे? पॉइंट नंबर 9, प्रोपोर्शनेट। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं होगी, इसी में से लेस कर देते हैं नेट एसेट्स। कैपिटल, एसएल का कैपिटल, पॉइंट नंबर 1 1500। प्रीमियम नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स, पॉइंट नंबर 1 1200। और पॉइंट नंबर 2 में कुछ गुडविल से रिलेटेड, पॉइंट नंबर 3 में कुछ गुडविल से रिलेटेड जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है पहला बुलेट पॉइंट। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, यानी सॉफ्टवेयर बना रहा था एक एस, जिसकी फेयर वैल्यू 180 थी, फेयर वैल्यू। जबकि एस की बुक्स में ये कितने पे था? लेकिन बुक्स में तो था ही नहीं। बुक्स में तो था ही नहीं, वो तो उसको एक्सपेंस बना चुका था। फिर तो इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट छोड़ दे। हाँ जी, नहीं, आपको बताया था ऐसे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स जो IAS 38 की सख्ती की वजह से बुक्स में नहीं आ पाते, परचेज्ड होते तो आते, उनको हम मानते हैं फेयर वैल्यू पे। जैसे इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था, तो बेशक ये एस की बुक्स में नहीं था एसेट, लेकिन इसकी फेयर वर्थ तो है, खरीदा बेचा जो जा सकता है। तो इसलिए ये वो वाली चीज हो गई जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एस की बुक्स में नहीं था, ग्रुप में इज्जत मिल गई। तो ये वो डेवलपमेंट के ऊपर 180 ले आएंगे। हाँ, तो इंटरनली जनरेटेड के लिए शर्तें थी, वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए कैपिटलाइज नहीं कर सका। इसी तरह इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को भी IAS ने मना किया हुआ है, लेकिन जब इन्होंने अपने शेयर्स पी को बेचे होंगे तो IAS 38 की शर्तें पूरी नहीं हो रही, लेकिन एक प्रोजेक्ट तो चल रहा है ना। तभी देखो 180 मिलियन उसकी फेयर वर्थ है, तो बेचा जा सकता है, उसकी हैसियत है, तो 180 मिलियन है ना। तो वो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स जिनको एस की बुक्स में नहीं एसेट रखा हुआ था, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू थी, उनको मानते हैं हम एसेट। तो इसलिए ये 180 का एसेट बन जाएगा।
हाँ जी, और इसकी फिर अमोर्टाइजेशन भी चार्ज होगी, लेकिन ये मैं गुडविल तक कर दूं, बस पहले गुडविल पूरी कर दूं, बाकी देखते हैं। पता नहीं यार वो आएगा भी वापस कि नहीं आएगा। इतना सारा सदका सदके जाऊं, इतना सारा सदका। बुलेट पॉइंट 1, इसकी अमोर्टाइजेशन जरूर करेंगे, लेकिन मैं पहले गुडविल कंप्लीट कर लूं। बुलेट पॉइंट 2, इन्वेंट्री की भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, कितनी? 200 मिलियन। तो इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 200 मिलियन। और जो इसके बाद वाली अंग्रेजी लिखी है, ये बड़ा ही प्यारा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, गुडविल का कोई काम, तो गुडविल हो गई पूरी। टू, सर ये नहीं टोटल चलो टोटल कर देना यार। 3080, कितने परसेंट खरीदे थे? 75, 2310 है। टू 80, ये है गुडविल। हमें तो चाहिए थी इम्पेयरमेंट, वो कितनी है? वो है इसका 15%। $42। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, इसलिए बस सिर्फ एक्सपेंसेस में फेस पे ऐड होगी। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे होती तो सिर्फ यहां ऐड, और अगर फेयर वैल्यू पे होती तो यहां भी, और एनसीआई के वर्किंग में एसएल के पैड में से लेस भी। गुडविल की इंपेयरमेंट निकाली और इसको रोक देते हैं यहीं। ये पॉइंट 3 जो है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 बहुत कमाल पॉइंट्स थे। आपको उनकी सेहत से भी अंदाजा हो रहा है कि इस सवाल में शायद 12 नंबर के तो यही होंगे। तो इन्हीं से फिर यहीं से बात कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। चलें इसको यहीं तक रोकते हैं, और ये एडजस्टमेंट 2 और 3 जो है ना बहुत अच्छी है। इसको कल कंटिन्यू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक सवाल में इसको और करा दूँ। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।